हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं। टारगेट एग्ज़ाम टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं और यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत ही स्वागत है। तो यहाँ पर आपको जैसे कि पता है, यहाँ पर हम आपके लिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए प्रशिक्षु बैच लेके आए हैं और ये बैच आपके लिए एकदम निःशुल्क है। कैसा है? निःशुल्क बैच है और इसमें हम आपके लिए सारी क्लासेस और पीडीएफ नोट सब कुछ क्या फ्री देंगे। और जल्द से जल्द जो है हमारे इस फर्स्ट सेमेस्टर के जो बैच है प्रशिक्षु बैच, इससे जुड़ जाइए ताकि आप अपने डीएलएड में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं, अपना टाइम टेबल देख लेते हैं, शेड्यूल देख लेते हैं क्लासेस का। तो यहाँ पर हिंदी जो है, हिंदी का जो कंप्लीट सिलेबस था वो मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। मेरी क्लास 11 बजे होती थी। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर क्लासेस देख सकते हैं। अभी हम जो है अब हम जो है प्रैक्टिस सेट हिंदी का लेके आने वाले हैं। तो प्रैक्टिस करेंगे हम चैप्टर वाइज इसमें। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप हमारे इस बैच से जुड़ जाइए। इसके बाद मैं आपको फर्स्ट पेपर पढ़ा रही हूँ, बाल विकास। ठीक है, पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ। इसकी टाइमिंग आपकी 5 बजे की है। इस क्लास की टाइमिंग आपकी 5 बजे की। ठीक है, और यहाँ पर आपको अंजलि मैम पढ़ा रही हैं। तो अंजलि मैम आपको संस्कृत पढ़ा रही हैं। इसकी टाइमिंग होगी, इस क्लास की टाइमिंग है 4 बजे की। इसके बाद कंप्यूटर पढ़ाएंगी वो, और इस क्लास की कंप्यूटर की टाइमिंग होगी 3 बजे की। ठीक है, और फिर आपको शाम को पढ़ाएंगे रंजीत सर पढ़ाएंगे। तो रंजीत सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, आपको पता ही है जैसे कि। तो यहाँ पर ये हमारा शेड्यूल है क्लासेस का। तो आप जल्द से जल्द जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप किसी पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए और कहीं पर लगा लीजिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का टाइम टेबल पता रहे। ठीक है, तो जो है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, और आप जो है अपने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। तो यहाँ पर अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, पहले हम देख लेते हैं इसमें। तो जैसे कि आपको पता है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैं आपको क्लासेस ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट आपको पढ़ा रही हूँ बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। तो बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया को ही हम ईडियो फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि आपको पता है। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहला पेपर होगा, प्रथम प्रश्न पत्र संख्या है ये आपकी। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब देख रहे हैं, मैं आपको बाल विकास करा रही हूँ। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है। तो फर्स्ट चैप्टर में जैसे कि आपको पता है सिलेबस इतना है कि जो है हम अभी से नहीं करेंगे तो हम शायद पेपर के टाइमिंग तक सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको जो है अपनी देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं। वहाँ पर हमने जो है बाल विकास का अर्थ है, आवश्यकता है, क्षेत्र है, सभी कर चुके हैं। और बाल विकास की अवस्थाएं भी देख सकते हैं आप वहाँ पर मेरी क्लासेस में। तो वो भी मैंने आपको डिटेल में कराई हैं, जैसे बाल अवस्था हो गई, शैशवावस्था हो गई, बाल्यावस्था हो गई और किशोर अवस्था हो गई। ठीक है, और इसके सारी पहचान भी हमने कर ली है कि किस अवस्था में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इससे पहले वाली क्लास में हमने किया था, इससे पहले वाली क्लास में हमने जो किया था वो किया था बुद्धि का अर्थ देखा था हमने, और परिभाषा देखी थी, और बुद्धि के प्रकार देखे थे, और विशेषता उसकी, और सिद्धांत जो है हम कर चुके हैं बुद्धि के। अब जो है यहाँ पर हम करेंगे बुद्धि लब्धि करेंगे। ठीक है, तो इससे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, बुद्धि लब्धि होगी। तो जल्द से जल्द मेरे साथ मेरी क्लास में जुड़ जाइए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारी क्लास में वो आ सकें टाइम से। ठीक है, और जो है अपनी क्लास ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे बुद्धि लब्धि का अर्थ क्या है। ठीक है, और उसकी परिभाषा। तो बुद्धि लब्धि के विषय में विनय का मत था कि आयु बुद्धि के साथ बालक के ज्ञान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, इसी कारण उसने प्रत्येक आयु स्तर हेतु ज्ञान वृद्धि पर आधारित प्रश्न संकलित किए। ठीक है, उसकी यह अवधारणा थी, जो विनय थे उनकी यह अवधारणा थी कि अमुक आयु एक अमुक आयु का सामान्य वाला कुछ विशेष प्रश्नों का उत्तर अवश्य दे सकता है। इसी धारणा पर उसने क्या है, मानसिक आयु के
प्रत्यय को जन्म दिया। ठीक है, मानसिक आयु को लाने वाले कौन थे? विनय थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम राइटर के अनुसार देखेंगे, क्योंकि अगर आपको इसमें आता है तो वहाँ पर आपको एजुकेशन में डेफिनेशन लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम किसी भी टॉपिक पे डेफिनेशन जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, ये यहाँ पर डेफिनेशन दी है कोल और ब्रुश के अनुसार। ठीक है, कोल और ब्रुश के अनुसार दी है। तो बुद्धि लब्धि यह स्पष्ट करती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। तो बुद्धि लब्धि क्या निर्धारण करती है कि हमारी जो बुद्धि है या मानसिक योग्यता है हमारी, उसका विकास कैसे हो रहा है। ठीक है, कि आप कितनी अच्छी आपकी मानसिक जो है योग्यता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से जो है हमने जाना कि इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, अब जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है मानसिक आयु बुद्धि लब्धि का सूत्र। तो ये आपसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीजिए इसको, क्योंकि सूत्र आपको ज़रूर ही पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सूत्र आप ज़रूर याद रखें। ठीक है, चलिए हम तो आपके लिए जो है यहाँ पर हमने डेफिनेशन देख ली, इसके बाद हम जो है बुद्धि लब्धि का सूत्र देंगे। लेकिन बुद्धि लब्धि का सूत्र देखने से पहले हम कुछ जो इसका हिस्ट्री है कि किस तरीके से आई है, इसका मापन कैसे हुआ, राइट, मतलब कि जो मनोवैज्ञानिक हैं वो उन्होंने क्या क्या प्रयास करे हैं इस बुद्धि लब्धि के सूत्र को लाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, अब हम यहाँ पर देखेंगे बुद्धि का मापन। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो चेहरे एवं शारीरिक आकृति को देखकर मानसिक योग्यता का पता लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वो था, पहला व्यक्ति लवेटर था। क्या था? लवेटर था। तो यहाँ पर ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो मानसिक योग्यता का पता लगाने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपके लिए मैं केवल डीएलएड के लिए ही नहीं करा रही हूँ, ये मैं आपके सीटेट की भी तैयारी कराते जा रही हूँ। तो आप जो हैं इसको अच्छे से देखिए ताकि आपकी सीटेट की भी तैयारी होती रहे, और टीचिंग से रिलेटिव कोई और भी एग्ज़ाम आता है तो उसमें भी ये सारे टॉपिक जो हैं आपको मिल सकते हैं। ठीक है, मिल नहीं सकते हैं मतलब कि आते ही हैं ये टॉपिक। ठीक है, तो बुद्धि वाला चैप्टर भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला बुद्धि लवेटर था, पहला व्यक्ति जो था जो मानसिक योग्यता का पता लगाना वो था लवेटर था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मुंड, वैसे खोपड़ी के आधार पर मानसिक योग्यता का पता लगाने वाला व्यक्ति गॉल था। ठीक है, कौन था? गॉल था। इसने किसके अनुसार लगाया था? इसने लगाया था मानसिक योग्यता के अनुसार लगाया था। ठीक है, मतलब खोपड़ी की। और इसने किसके अनुसार लगाया था? चेहरा और शारीरिक आकृति के आधार पर मानसिक योग्यता। तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है, आप इसको याद रखना। इसके बाद देखते हैं 1880 में लगभग फ्रांसिस गर्टन ने मानसिक योग्यता की बुद्धि कहकर संबोधित किया। सबसे पहले जो मानसिक योग्यता है उसको बुद्धि किसने कहा था? तो ये आपको इम्पोर्टेंट टिक करना है। ठीक है, किसने किया कहा था? फ्रांसिस गाल्टन ने कहा था। और फ्रांसिस गाल्टन के अनुसार क्या कहा गया है बुद्धि के बारे में कि फ्रांसिस गाल्टन ने, इसको थोड़ा रफ करते हैं। ठीक है, फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि मापने के कई प्रयत्न किए जो असफल रहे, क्योंकि उन्होंने सांख्यिकी विधि से बुद्धि का मंथन करने की कोशिश की जो सूत्र बहुत लंबे थे। ठीक है, जो सांख्यिकी विधि जो होती है, सांख्यिकी विधि, इन्होंने इसका यूज किया, इसीलिए क्या हुआ, ये असफल रहे। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पर हमने जो बुद्धि मापन देख लिया, अब हम देखेंगे बुद्धि के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं बुद्धि के प्रकार। तो बुद्धि परीक्षण के हम टाइप्स देखते हैं कितने होते हैं। तो बुद्धि परीक्षण देखते हैं। बुद्धि परीक्षण का
अभिभाष सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। बुद्धि परीक्षण से तात्पर्य उन परीक्षणों से है जो बुद्धि लब्धि के रूप में केवल एक अंक के माध्यम से व्यक्ति के सामान्य बौद्धिक तथा समान बौद्धिक स्तर और उसमें निहित विभिन्न विशिष्ट योग्यता की ओर संकेत करता है। इस परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के समक्ष विभिन्न प्रकार की कार्यों को जो है प्रस्तुत किया जाता है तथा अपेक्षा की जाती है कि उसके बौद्धिक कार्य के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सके। और बुद्धि परीक्षण को सामान्यतः 2 वर्ग में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो बुद्धि परीक्षण को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? 2 में। तो पहला क्या है? व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण, और दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। कौन सा? व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। और तो यहाँ पर अब हमने बुद्धि का परीक्षण भी देख लिया कि बुद्धि का परीक्षण और इसके प्रकार भी देख लिए। ठीक है, तो व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण मैंने जैसे आपको बताया, और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अब हम जो इनके अंदर के भी टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं, व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण के अंदर के जो टाइप होते हैं और सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंदर के टाइप होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण के अंदर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, और जो व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण है उसके तहत कौन कौन से परीक्षण किए गए हैं। चलिए देखते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पर है व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण है। तो व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं ये हम देख लेते हैं एक बार। तो यह परीक्षण एक समय में एक व्यक्ति के लिए किया जाता है, जैसे मतलब व्यक्तिगत है या व्यक्तिक बुद्धि है, तो इसका अर्थ ही यही है कि एक व्यक्ति के लिए। इसका प्रारंभ मनोवैज्ञानिक बिने द्वारा किया गया था, और बिने द्वारा निर्मित इस परीक्षण का संशोधन साइमन ने किया था। किसने किया था? इसका संशोधन जो किया गया था वो साइमन द्वारा किया गया था, इसलिए इस परीक्षण को बिने साइमन परीक्षण भी कहा जाता है। इसे मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से हैं? व्यक्तिक भाषात्मक परीक्षण और व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षण। तो यहाँ पर आप इसका नाम याद रखिए, इसके अंदर का रिलेटिव मतलब कि आप यहाँ पर इसका नाम याद रखिए, इसके अंदर से आपको जो है ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो व्यक्तिक भाषात्मक परीक्षण हो गया। ठीक है, तो भाषात्मक परीक्षण में क्या है? बच्चे के लिखने पढ़ने कितना ज्ञान है इसके तहत इसमें किया जाता है। और व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षण में मतलब कि बच्चे के अंदर कितनी एक्टिविटी है, कितनी क्रिएटिविटी है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। अब हम इससे रिलेटिव जो भी परीक्षण किए गए हैं उनके बारे में अब हम देखेंगे। तो अब हम परीक्षण देखेंगे कि कौन कौन से परीक्षण किए हैं। तो संबंधित व्यक्तिक परीक्षण जो व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण है, इससे संबंधित जो भी परीक्षण है वो हम जानेंगे। तो यहाँ पर इसमें पहला जो परीक्षण किया गया था वो बिने जी के द्वारा किया गया था। कौन सा? बिने साइमन का बुद्धि परीक्षण। ठीक है, तो हम पहले वो देखेंगे। बिने बुद्धि परीक्षण जो हुआ था 1905 का। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो बुद्धि मापन का पहला सफल परीक्षण अल्फ्रेड बिने एवं उनके सहयोगी साइमन ने किया था। किसने किया था? बिने ने और साइमन ने किया था पहला सफल बुद्धि परीक्षण। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसके ऊपर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कीजिए। ठीक है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना आप। यह परीक्षण जो है फ्रांस की सरकार की आग्रह पर किया गया था। किसकी सरकार की? तो फ्रांस की सरकार की आग्रह पर किया गया था, बिने और उनके सहयोगी थे साइमन के द्वारा। यह एक व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था जिसमें 30 बहुविकल्पीय प्रश्नों को रखा गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्यक्तिगत शाब्दिक जो बुद्धि परीक्षण था वो किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा किया था? बिने के द्वारा किया गया था, और साइमन के सहयोग के कारण इसे क्या कहा गया? इसे बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा गया। क्या कहा गया? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा गया। ठीक है, तो आप इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट, इसको टिक करिए। अब आगे देखते हैं और कौन कौन से प्रयास किए गए थे बुद्धि के लिए। ठीक है, तो इसके बाद आता है 1908 का बिने साइमन बुद्धि परीक्षण संशोधन। अब जो 1905 में संशोधन हुआ था, मतलब 1905 में जो परीक्षण आया था उसमें संशोधन किया गया। अब क्या संशोधन किया गया आइए हम देखते हैं। तो ये परीक्षण जो था वो सर्वप्रथम मानसिक आयु संपर्क पर जो है
प्रतिपादित किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था एल्फ्रेड बिने के द्वारा। किसके द्वारा? एल्फ्रेड बिने के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ पर लिखा जाएगा किया गया था, प्रतिपादन किया था। ठीक है, एल्फ्रेड बिने के द्वारा किया गया था। इसके बाद देखते हैं 1912 में, इसके बाद दिया है कि 1912 में इस वर्ष स्टर्न और कोहलरमन, ठीक है, कौन है? कोहलरमन ने बुद्धि लब्धि संप्रत्यय का उल्लेख किया। ठीक है, सही में बुद्धि लब्धि जानने के लिए एक सूत्र प्रतिपादित किया। तो वो क्या सूत्र था? वो सूत्र था बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक है, क्या था? बुद्धि लब्धि, यहाँ पर आएगा IQ बराबर MA बटे CA। ठीक है, तो ये आपका बुद्धि लब्धि का क्या है? सूत्र आया था सबसे पहले। कौन लाया था? इसको लाए थे कोहलमैन, लेके आए थे। ठीक है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? कोहलमैन ने किया था। ठीक है, तो ये आप इसको याद रखना। अब आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद कौन सा परीक्षण किया गया था? इसके बाद जो किया गया था स्टेनेफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण। तो स्टेनेफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करें, क्योंकि ये आपसे सीधे क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये था लेविन टर्मन ने इस परीक्षण का निर्माण किया। किसने किया था? लेविन टर्मन ने किया। आप यहाँ पर बिने ही ना लगा दें, इसका जो प्रतिपादन किया था लेविन टर्मन ने किया था। और टर्मन ने बुद्धि लब्धि सूत्र की पूर्ण व्याख्या की थी। किसकी? बुद्धि लब्धि सूत्र की पूर्ण व्याख्या किसने की थी? तो टर्मन ने की थी। ठीक है, टर्मन के द्वारा की गई थी। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इनके सूत्र इन्होंने क्या दिया था? स्टेनेफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण में जो टर्मन ने सूत्र दिया था वो दिया था बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो यहाँ पर ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें जो है 100 को ऐड किया गया था। पहले हमने जो देखा था सूत्र, तो वो सूत्र था, वहाँ पर 100 को जो है ऐड नहीं किया था। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है, तो यहाँ पर 100 को ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन जो टर्मन का ये है स्टेनेफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण, इसमें जो है 100 का रखा गया है। तो ये हमारा क्या होगा? IQ बराबर क्या होगा? MA बटे CA इंटू 100। ठीक है, तो ये आपका सूत्र आएगा यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा राइटिंग गड़बड़ हो रही है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। सही है, तो ये इसको लाने वाले कौन थे? इसको लाने वाले टर्मन थे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखें, तो यहाँ पर जो हमने बुद्धि लब्धि का सूत्र भी देख लिया। तो इस बुद्धि लब्धि को सूत्र को समझने के लिए पहले हम इससे रिलेटिव कोई एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके से हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बुद्धि परीक्षण अगर आपको आता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे वो हमारा होगा, ये होगा। ठीक है, तो इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया है कि यदि किसी बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है, ठीक है, तो उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है। ठीक है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो यहाँ पर हम बुद्धि लब्धि का सूत्र निकाल के जो है बच्चे की बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो जैसे कि मैंने आपको सूत्र बताया ही था, तो सूत्र हमारा था, मैं उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि बराबर क्या होगा? MA। ठीक है, तो MA को ही हम क्या बोलेंगे? मानसिक आयु बोलेंगे। और CA,
ठीक है। सी ए हमारी क्या होगी, वास्तविक आयु होगी, ठीक है, और इंटू क्या होगा, 100 होगा। ये हमारा सूत्र लगेगा इस क्वेश्चन में। अब हम इसको ऐड करते हैं। तो एम ए आपका क्या दिया है, जो आपकी वास्तविक आयु है वो कितनी है, तो एम ए अपॉन सी है। तो एम ए यहाँ पर जो मानसिक आयु है वो बच्चे की कितनी है, वो है 12, ठीक है, और सी ए कितना है, वास्तविक आयु 10 है, और यहाँ पर इंटू 100 करेंगे, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो इसकी इससे गुणा करेंगे तो 120 आएगा। क्या आएगा, 120 यहाँ पर, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ये होगा 120। तो बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी है, 120 है, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं, वरना मैं बुद्धि लब्धि भी लिख देती, लेकिन यहाँ पर हम लिख देते हैं आई क्यू। क्या है, आई, तो ये क्या है, बच्चे का आई क्यू है, ठीक है। ये आई क्यू हो गया, 120 हो गया बुद्धि लब्धि बच्चे की। तो ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, इससे थोड़ा हटके करेंगे क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमें आ सकता है कि उदाहरण के लिए, अगला क्वेश्चन हमें आ सकता है कि किसी बच्चे की 10 वर्ष 10 वर्ष का व्यक्ति या बच्चा मान सकते हैं, ठीक है, जो 160 अंक 160 अंक लिया हुआ है, ठीक है, और उसकी मानसिक आयु याद करनी है हमें। ठीक है, तो मानसिक आयु निकालनी है। तो यहाँ पर जो 10 वर्ष है वो बच्चे की वास्तविक आयु, और 160 है वो उसकी क्या है, बुद्धि लब्धि मानेंगे हम। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो जो बुद्धि लब्धि होगी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, 160 होगी, ठीक है। अंक को ही हम उसकी बुद्धि लब्धि मानेंगे। और यहाँ पर इसकी क्या होगी, वास्तविक आयु। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे बच्चे की वास्तविक आयु कितनी है, 10 वर्ष है, ठीक है। अब इसी डाटा को लेके हम नेक्स्ट पेज पे जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा अब हम सूत्र यहाँ पर लगाएंगे, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे आई क्यू बराबर एम ए बटे सी ए, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आई क्यू हमारा कितना था, 160 था, बराबर एम ए हमें निकालना है, मानसिक आयु ही तो पूछी गई है, और सी ए हमारा 10 है। इसके बाद इसको इंटू करेंगे फिर से। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। इसको एम ए को हम इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे। हम यहाँ पर इसको नेक्स्ट पेज लेते हैं फिक्स से। तो अगले पेज पे अब हम करेंगे, हमने क्या किया था, 1600 बराबर एम ए बटे सी ए इंटू 100 है। तो इसको मैंने आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है हमें। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एम ए हो जाएगा, एम ए बराबर क्या हो जाएगा, 160
इंटू 10, यहाँ पर सी ए, आपको सी ए की जगह पे 10 आएगा, सॉरी यहाँ पर सी ए की जगह पे 10 आएगा। ठीक है, तो अब 100 नीचे पहुँच जाएगा, तो इसको काट डालेंगे ऐसे। तो अब बच्चे की क्या होगी, तो यहाँ पर एम ए बराबर क्या आएगा, तो एम ए बराबर 10 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, एम ए बराबर यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर अब एम ए बराबर क्या आएगा, 16 बचा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 16। तो बच्चे की मानसिक आयु कितनी हो गई, 16 वर्ष हो गई। ठीक है, वो कितने वर्ष का है, उसकी मानसिक आयु कितनी है, 16 वर्ष है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते थे। तो उम्मीद है आप जो क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 तरीके से, एक तो क्वेश्चन हमने क्या किया था, एक क्वेश्चन हमने ये किया, ठीक है, इसमें जो है हमें बुद्धि लब्धि, एक क्वेश्चन हमने ये किया था, इसमें हमने बुद्धि लब्धि निकाली थी। ठीक है, तो इसके बाद हमने जो क्वेश्चन किया था वो हमने किया है, इसमें बुद्धि लब्धि दी हुई है, हमें इसमें मानसिक आयु निकालनी है। तो इस तरीके से 2 टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये सूत्र याद है तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अगर आपको बुद्धि लब्धि निकालने को आ जाए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम जो देखेंगे कि टर्मन के द्वारा बुद्धि जो परीक्षण किया गया था उसमें कि किस तरीके से बच्चों का आईक्यू लेवल देखा गया था। ठीक है, तो वो हम देखेंगे अब। जो टेबल दी गई थी बुद्धि परीक्षण करने की, तो टर्मन ने अनेक बच्चों पर बुद्धि लब्धि के इस सूत्र का प्रयोग किया जिसके आधार पर बुद्धि लब्धि के वर्गीकरण की व्याख्या की गई। तो इस प्रकार की गई थी, देखते हैं। तो जो 140 से ऊपर के बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। ठीक है, जीनियस होते हैं, गिफ्टेड होते हैं। ठीक है, इसके बाद जिनकी बुद्धि जो 120 से 139 थी, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं अति श्रेष्ठ होते हैं, वेरी सुपीरियर कहे जाते हैं। ठीक है, और जिन बच्चों की बुद्धि 110 से 119 थी वो श्रेष्ठ बच्चे की कैटेगरी में रखे गए थे। इसके बाद जिनकी बुद्धि 90 से 109 थी वो सामान्य नॉर्मल बच्चे कहे गए। इसके बाद जो है 80 से, इसके बाद जो 80 से 89 की बुद्धि के बच्चे थे तो उनको कहा गया पिछड़े बुद्धि वाले बच्चे। ठीक है, अब ऐसे ही आगे देखते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने जो है बहुत सारे बच्चों पर ये बुद्धि लब्धि का सूत्र ट्राई किया, मतलब उसको लागू किया। तो यहाँ पर जो 70 से 79 की जिसकी बुद्धि थी वो था छीड़ बुद्धि। ठीक है, वो बहुत ही छीड़ बुद्धि का था। इसके बाद 50 से 69 वाली बुद्धि वाला बच्चा क्या था, मूर्ख था। कैसा था, मूर्ख बच्चा कहा गया। इसके बाद 25 से 49 जिसकी बुद्धि थी जिस बच्चे की, उसे कहा गया मूढ़ बुद्धि कहा गया। क्या कहा गया, मूढ़ बुद्धि कहा गया। और जो 0 से 25 जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि मानी गई थी वो कहा गया था जड़ बुद्धि। तो इन दोनों के लिए कहा गया मानसिक रूप से सशक्त बच्चे। ठीक है, मानसिक रूप से अशक्त बच्चे कहे गए। तो ऐसे बच्चों को कहा गया, इसको हम कहेंगे, नीचे लिखती हूँ मैं, मानसिक रूप से कैसे बच्चे, आशक्त बच्चे। ठीक है, तो मानसिक रूप से आशक्त बच्चे कहा गया इनके लिए। ठीक है, जिनकी बुद्धि 25 से लेके 49 थी और 0 से लेके 25 थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये भी देख लिया कि किस तरीके से जो टर्मन ने मापन किया था बच्चों का, बहुत अनेकों बच्चों का, तो उन्होंने इस तरीके से रिजल्ट निकाला। ठीक है, और ये जो गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं, एक बार मैं आपको बताती हूँ ये चीज़,
जो ये गिफ्टेड बच्चे होते हैं, ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, ये क्रिएटिव होते हैं। क्या होती है, इनके अंदर क्रिएटिविटी होती है, ठीक है, ठीक है, क्रिएटिविटी इनके अंदर होती है। जो 120 से 90 के बीच के बच्चे आते हैं, 120 से 90 तक के बच्चे जो आते हैं, इनके अंदर क्या होती है, क्रिएटिविटी होती है, ठीक है, लेकिन ये गिफ्टेड नहीं कहे जाते, ठीक है। तो इनके लिए गिफ्ट, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को हम गिफ्टेड कह सकते हैं। जो वेरी सुपीरियर बच्चे होते हैं उनके लिए गिफ्टेड नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो वेरी सुपीरियर जो बच्चे होते हैं वो क्रिएटिविटी उनके अंदर होती है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। अब हम जो बुद्धि, इसके बाद हम और भी देखेंगे जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण से संबंधित परीक्षण लाए गए हैं। इसके बाद जो है कोहोज का है, इनका क्या है, कोहोज का है ब्लॉक आकृति परीक्षण। इन्होंने ब्लॉक आकृति परीक्षण दिया है, ठीक है, कोहोज ने। इसके बाद पोर्टियस ने दिया है भूल भुलैया परीक्षण। और आपका अगला दिया है जो वो है मैरियल पामर, मैलियर पामर द्वारा दिया गया है। ये हमारा है फ्लैग बिल्डिंग परीक्षण। कौन सा है, फ्लैग बिल्डिंग परीक्षण है, ठीक है। इसके बाद जो है भाटिया परीक्षण है। ये सारे जो परीक्षण होते हैं आपसे इनके नाम पूछे जाते हैं, ये परीक्षण की किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको जो है आवश्यक है इसको देखना, ठीक है। तो जो भाटिया बैटरी परीक्षण है, इस परीक्षण को भारत में किसने किया था, चंद्रमोहन भाटिया के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1955 में किया गया था, ठीक है। और जो है इसके जो रूप, इसके और उपरूप जो हैं वो 5 प्रकार के हैं। कितने हैं, 5 प्रकार के, ठीक है। तो इसके 5 उप परीक्षण भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो भाटिया परीक्षण जो है आपसे पूछा जाए कितने से कितने वर्ष की आयु तक के लिए, तो ये 3 से 14 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए रखा गया था। किससे, 3 से 14 वर्ष की आयु के लिए, ठीक है। भाटिया परीक्षण 3 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए रखा गया था, ठीक है। तो अब हम ऐसे ही आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि व्यक्तिगत जो बुद्धि परीक्षण है उसके अंतर्गत कौन कौन से परीक्षण लाए गए हैं, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सामूहिक बुद्धि परीक्षण। क्या है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो ये क्या है, यह परीक्षा एक समय में अनेक व्यक्तियों से ली जाती है। इसकी परीक्षा जो होती है, जाहिर सी बात है, इसके नाम से ही पता चल रहा है सामूहिक, मतलब कि बहुत सारे लोगों को एक साथ में परीक्षा ली जाती है। इसका प्रारंभ जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में सामूहिक बुद्धि परीक्षण का क्या है, किया गया था। और इसका कारण क्या था कि सरकार मनुष्यों की मानसिक योग्यता के अनुसार उनको सेना में क्या है, सैनिक अफसरों व कर्मचारियों के अन्य पद पर नियुक्त कर सकती है। तो ये बुद्धि परीक्षण इसलिए किया गया था ताकि जो लोग हैं वो विश्व युद्ध में क्या है, सहायता कर सके, प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है। इन सभी परीक्षणों का प्रयोग अधिकतर प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया था, जो क्या है, प्रशिक्षण लिए हुए थे। और इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। तो इसमें सामूहिक भाषात्मक परीक्षण और सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण, ठीक है। तो सामूहिक भाषात्मक परीक्षण होता है और सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण होता है, ठीक है। तो सामूहिक के हमने 2 प्रकार देख लिए, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं कौन कौन से परीक्षण किए जाते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में। तो इसमें जो है वो आएगा आपका आर्मी अल्फा परीक्षण। कौन सा, आर्मी अल्फा परीक्षण। तो इस परीक्षण का निर्माण अमेरिका देश में किसने किया था, रॉबर्ट पार्किन द्वारा 1917 में किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, इसको भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक कीजिए, ठीक है। क्योंकि जो है सीधे आपसे जो है ये परीक्षण के लाने वाले पूछ लिए जाते हैं, जनक पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस परीक्षण का निर्माण अमेरिका देश में रॉबर्ट पार्किंग द्वारा 1917 में किया गया था, ठीक है। और यह परीक्षण सेना के अधिकारियों तथा उच्च पदों के लिए जो लेखा जोखा होता है लोगों को अचल प्रयोग किया गया, ठीक है। और इसमें पढ़े लिखे व्यक्तियों की समूह में बैठकर लिखित परीक्षा ली गई और यह पहला एक सामूहिक परीक्षण था। तो आपसे पूछा जाए कि पहला सफल परीक्षण कौन सा था, पहला सामूहिक परीक्षण कौन सा था, वो हमारा था आर्मी अल्फा परीक्षण। कौन सा, आर्मी अल्फा परीक्षण, ठीक है। तो बहुत सारे जो थे सैनिक थे उनको एक साथ में परीक्षा ली गई थी। इसके बाद जो लिया गया था वो था आर्मी
सामान्य वर्गीय परीक्षण, ठीक है, वर्गीकरण परीक्षण, तो ये परीक्षण भी इसी में सामूहिक बुद्धि परीक्षण में आता है, ठीक है। इसके बाद था टर्मन का सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण, टर्मन का सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण। अब आगे और देखते हैं और जो परीक्षण किए गए हैं। इसके बाद जो है आर्मी बीटा परीक्षण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षण है आपके लिए। एक तो आपका आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण, तो ये किसने किया था? इस परीक्षण का निर्माण भी अमेरिका में ही किया गया था। और इस परीक्षण का उद्देश्य क्या था? अनपढ़ व्यक्तियों में से सेना के लिए सैनिकों का चुनाव करना। जो आर्मी बीटा परीक्षण था वो अनपढ़ व्यक्तियों के लिए किया गया था, और जो आर्मी अल्फा परीक्षण था वो क्या था? वो सेना के कर्मचारियों और पदाधिकारी के चुनाव के लिए किया गया था, ठीक है। और अल्फ़ा, जो आर्मी अल्फ़ा परीक्षण था उसमें सारे लोग क्या थे? शिक्षित मनुष्य लिए गए थे, ठीक है। लेकिन आर्मी बीटा परीक्षण जो है इसमें सारे अनपढ़ लोग लिए गए थे, तो उनको छांट कर क्या है, सेना की भर्ती में भर्ती करने के लिए ये किया गया था। और कौन सी सेना थी वो प्रथम विश्व युद्ध की सेना के लिए रखा गया था। अतः इस परीक्षण के निर्माण में उद्देश्य सेना में सैनिकों एवं कर्मचारियों को चुनने के लिए किया गया था, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि आर्मी अल्फ़ा जो परीक्षण है वो भी सेना के चुनाव के लिए किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर इतना सा है कि आर्मी अल्फ़ा परीक्षण में जो है पढ़े लिखे लोग लिए गए थे, सही है। और लेकिन जो आर्मी बीटा परीक्षण हुआ था उसमें केवल क्या थे? अनपढ़ व्यक्तियों को चुनाव किया गया था, सही है। अब इसके अलावा और भी परीक्षण है, वो है CCFT, इसके लिए हम हिंदी में बोलते हैं कैटल संस्कृति मुक्त परीक्षण। और इसके बाद जो सामूहिक परीक्षण में आएगा वो हुआ था रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण। इसके बाद जो अगला परीक्षण हुआ था वो था प्रिंटर पैटरसन परीक्षण। फिर हुआ था शिकागो अशनिक परीक्षण, ठीक है, शिकागो अशनिक परीक्षण। तो जो है इस तरीके से ये परीक्षण हुए थे, सही है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे बुद्धि लब्धि में को पता लगाने के लिए कौन कौन से परीक्षण किए गए थे। अब हम जो है इसकी उपयोगिता देख लेते हैं कि बुद्धि लब्धि के जो परीक्षण है इसकी उपयोगिता क्या है, क्यों उपयोगी है ये। तो राष्ट्र के बालकों की बुद्धि का ज्ञान करने में बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता है, ठीक है। विभिन्न आयु वर्ग के लिए निर्मित परीक्षणों के माध्यम से हम बालक की बुद्धि का पता लगाकर उसके अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं, ठीक है। इसी कारण से बुद्धि परीक्षण शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन बन गए। जैसे कि अब हम देखते हैं क्या क्या उपयोगिता है कि सर्वोत्तम बालक का चुनाव करने में, पिछड़े बालकों का चुनाव करने में, अपराधी एवं समस्यात्मक बालकों का सुधार करने के लिए। इसके बाद चौथा इसमें है बालकों का वर्गीकरण करने के लिए, ठीक है। तो इस सब में जो है इसकी उपयोगिता होती है। और भी देखते हैं कि बालकों के विशिष्ट योग्यता का ज्ञान करने के लिए, कि बच्चे के अंदर विशिष्ट योग्यता है तो उसका हम पता कैसे लगाएंगे, तो हम उसका पता जो है इसी के द्वारा लगा सकते हैं, ठीक है। इस परीक्षण को करके लगा सकते हैं। इसके बाद है बालकों की क्षमता के अनुसार कार्य करवाना, और बालकों को व्यावसायिक योग्यता का ज्ञान कराने में, और बालकों के भावी सफलता का ज्ञान करने में, और अपव्यय का निवारण करने में जो है हम बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता भी देख ली। तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते, जितनी भी मैंने क्लासेस ली हैं किसी ने भी कोई भी एक भी कमेंट नहीं किया है, ठीक है। तो आप कमेंट कीजिए, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट जब आप देख रहे हैं तो आप वहाँ पर कमेंट तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो हमारे इस टारगेट एग्ज़ाम वाली को टारगेट एग्ज़ाम वाली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने DLED में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। ओके, क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और लाइक भी कर देना। ओके, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।